गुज़िश्ता रोज टावर के मुकाम पर मुसाफिर बस ने 8 साला बच्चे को कुचल दिया। ड्राइवर बस समेत मौके से फरार हो गया। वाक़ये का मुकदमा जहांबाग बच्चे के वालिद की मुद्दत में खारदर थाने में दर्ज कर लिया गया है। मज़ीद तफसीलात जानने के सलमान सलीम से। जी सलमान, बताइएगा। जी देखिए, बिल्कुल इस वक्त हम टावर के उस मुकाम पर मौजूद है जहाँ पे गुज़िश्ता रात एक अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ। एक मुसाफिर बस W11 जिसका नंबर था, उसने टक्कर मारी और एक 8 साल के बच्चे को जो है वो कुचल दिया, जिसके नतीजे में बच्चा मौके पे ही जाँबाग हो गया। बच्चे की शनाख्त लुकमान के नाम से हुई। वाक़या जो है वो खारदर थाने की हदूद टावर के ऊपर पेश आया है। वाक़ये का मुकदमा खारदर थाने में दर्ज कर लिया गया है, जबकि जो बस सवार था वो मौके से फरार होने में कामयाब हुआ है। बस भी मौके से जो है वो फरार हो गई थी। साथ ही मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं कि सेफ सिटी के कैमरे यहाँ पर मौजूद हैं। जब हमारी SHO से बात हुई तो SHO खारदर पवन कुमार की जानिब से बताया गया कि सेफ सिटी अथॉरिटी को एक लेटर लिख कर भेजा गया है। उनको ये CCTV फुटेज जो है वो दी जाए, जिसके अंदर वाज़ेह तौर पर पता चल सकेगा कि बस का नंबर क्या था और बस जो है वो उसका ड्राइवर कौन था और ये हादसा किस तरह पेश आया। तमाम वाक़ये का मुकदमा जिस तरह मैंने बताया कि खारदर थाने में दर्ज कर लिया गया है और बच्चे की मैयत तो उसके लवाहिकीन जो है वो वसूल कर चुके हैं और अब बच्चे को अंदरूनी पंजाब ले जाया जा चुका है। बच्चा यहाँ आगरा ताज का रिहायशी था, जबकि उसके वालिद के बारे में बताया जा रहा है कि वो एक रिक्शा ड्राइवर है जो कि मेहनत मजदूरी करके रोटी कमाते हैं। और इस तरह के जो हादसा और वाक़यात हैं ये रुकने के नाम नहीं ले रहे। रवां साल सैकड़ों शहरी बच्चे, बच्चियाँ, ख़वातीन, मर्द इन ट्रैफिक हादसात के अंदर जाँबाग हुए हैं, लेकिन जो हमारे ट्रैफिक के मामलात हैं वो दुरुस्त होके नहीं दे रहे। जी नासरीन, कराची में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ई चालान सिस्टम शुरू हुए 62 रोज़ हो गए। सड़कों पर रवां ट्रैफिक की कैमरों की मदद से कड़ी निगरानी जारी है। क़वानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले शहरियों के साथ सरकारी गाड़ियों और हैवी ट्रैफिक को भी चालान जारी किए गए हैं। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मेराज अख्तर से। जी बिल्कुल, कराची में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से फेसलेस ई स्लिटिंग सिस्टम जारी है। 27 अक्टूबर को ये शुरू हुआ था और आज तकरीबन 62 रोज़ हो गए हैं सिस्टम को शुरू हुए हुए और अब तक मजमूई तौर पर 1,93,000 से ज़ायद जो है वो टिकट्स जो है चालान के जारी किए जा चुके हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मॉनिटरिंग रूम बने हुए हैं, सेंट्रल पुलिस ऑफिस में, इसके अलावा DIG ट्रैफिक ऑफिस में, और वहाँ पर बाकायदा मॉनिटर किया जा रहा है तमाम मामलात को। और ख़ास तौर पर जहाँ 1200 के करीब कैमरे लगे हुए हैं जिनकी फीड जो है वो मॉनिटरिंग रूम में आ रही है और जो भी शहरी ट्रैफिक के वायलेशन करता है उसकी गाड़ी की नंबर प्लेट या मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट को जो है फोकस करने के बाद उसके घर पर उसको चालान भेजे जाने का सिलसिला जारी है। इसके अलावा हैवी ट्रैफिक के तकरीबन 3,000 से ज़ायद अब तक चालान हो चुके हैं, जिनमें डंपर्स भी शामिल हैं, ऑयल टैंकर्स भी शामिल हैं, ट्रेलर्स भी शामिल हैं और उसके अलावा वाटर टैंकर्स भी शामिल हैं। साथ साथ में जो सरकारी गाड़ियाँ हैं जिनमें कारें भी हैं और पुलिस के मोबाइल्स भी हैं, उनके तकरीबन 2,000 से ज़ायद चालान हो चुके हैं। ट्रैफिक पुलिस का ये कहना है कि शहरी जो है क़वानीन की पासदारी उस तरह से नहीं कर पा रहे जिस तरह से उनको करनी चाहिए, तो वो क़वानीन की पासदारी करके चालान से भी बच सकते हैं, चालान से भी महफूज रह सकते हैं, हादसात से भी महफूज रह सकते हैं। जी 18वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस जश्न पाकिस्तान का तीसरा रोज़ उर्दू गज़ल और उर्दू नावल पर खुसूसी सेशंस का इनेकाद। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर मुशायरा भी मुनक़िद किया जाएगा। 4 रोज़ा आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में सक़ाफ़ती सरगर्मियाँ जारी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अक्सा शेख से। जी अक्सा, बताइएगा। 18वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का आज तीसरा रोज़ है। तीसरे रोज़ के अंदर 15 से ज़ायद जो है सेशन मुनक़्क़िद किए जाएंगे, जिसमें से कुछ सेशन सुबह 11 बजे से ही शुरू हो चुके हैं और स्टिल जो है एक घंटे आधे घंटे के ब्रेक्स ऑडिटोरियम 1, ऑडिटोरियम 3 और जोन एलिया के अंदर सेशन का इनेकाद किया जा रहा है। और इसी तरीके से शाम के अंदर आज शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के याद में भी मुशायरा किया जाएगा। उसके अलावा कश्मीर से इज़हार यकजहती के लिए भी एक सेशन का इनेकाद किया गया है, जिसमें मिशाल मलिक जो है वो शिरकत करेंगे। इसके अलावा जो इल्म से और मुताले से और जो किताबों से शौकीन अफराद हैं, कुतुब बनी के शौकीन अफराद हैं, वो भी यहाँ का विज़िट कर रहे हैं, क्योंकि किताबों के स्टॉल्स लगे हुए हैं। वो किताबों के स्टॉल से अपनी पसंद की किताब ख़रीदने के लिए लेके जा रहे हैं और जिनको सेशन का शौक़ है, जो कि सुनने के लिए आए हैं, शायरा को सुनने के लिए आए हैं, मंदोबीन को सुनने के लिए आए हैं, वो उनके सेशन जो है इंजॉय कर रहे हैं और उनके सेशन सुन रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ तहमीना राव मौजूद हैं, जो कि अफसाना निगार भी हैं, शायरा भी हैं और स्पेशली सिर्फ आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के लिए वो ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान आई हैं। से बात करूँगी। सबसे पहले तो आप मुझे बताएगा कि स्पेशली आप ऑस्ट्रेलिया से जो है पाकिस्तान आई हैं, आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के हवाले से क्या कहना चाहते हैं?
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तहमीना राव है और मैं सिडनी में मुकीम हूँ और ख़ास तौर पर ये कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए मैं ऑस्ट्रेलिया से यहाँ पर आई हूँ, क्योंकि ये एक बहुत अहम कॉन्फ्रेंस है आजकल के दौर में, स्पेशली जबकि हमारी जो नौजवान नस्ल है वो उर्दू अदब और उर्दू ज़बान से बतदरीज दूर होती जा रही है। तो ये इक़दामात जो हैं वो उर्दू अदब और ज़बान के लिए बहुत अहम हैं और इस अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए मुझे इतना लंबा सफ़र भी गिरा नहीं गुजरा और मैं समझती हूँ कि मेरा ये कंट्रीब्यूशन सोसाइटी के लिए जो हो सकता है वो यही है कि मैं यहाँ पहुँचूँ और ज़्यादा से ज़्यादा ज़बान और अदब की तरोीज के लिए काम करूँ और कोशिशें करूँ। ज़बान और अदब की तदरीस के लिए आप काम भी कर रही हैं। मुझे ये बताएगा तहमीना कि आप माशाल्लाह से काफ़ी टाइम से जो है लिख भी रही हैं, पढ़ती भी हैं, तो आपकी कितनी बुक्स जो है वो अभी तक पब्लिश हो चुकी है? कितने ऐसे अफसाना निगार हैं जो कि पब्लिश करती हैं? देखिए, मेरी 2 किताबें आ चुकी हैं। बेसिकली मैं शायरा हूँ और माइक्रो फिक्शन भी लिखती हूँ। तो एक मेरी शायरी की किताब मुझे याद करना के नाम से पब्लिश हो चुकी है, जो 2018 में पब्लिश हुई थी। इसके अलावा दूसरी किताब मेरी है माइक्रो फिक्शन की, जैसे जिसको कि अफसानचे कह सकते हैं, उनका मजमूआ है। वो 2019 में पब्लिश हुआ है। उसका नाम है खामोशी का शोर और उसमें बेसिकली मैंने कवर किया है ऑस्ट्रेलियन सोसाइटी को, वहाँ के जो छोटे छोटी कहानियाँ हैं, वहाँ के वाक़यात हैं और स्पेशली डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड स्टोरीज़ हैं, उनको मैंने कवर किया है। जी बिल्कुल, तहमीना राव हमारे साथ मौजूद थी जो कि बता रही थी अपने बारे में भी कि उनकी बुक्स भी पब्लिश हो चुकी है और बेसिकली उनका जो यहाँ पर आने का मकसद यही था कि वो तदरीस व इल्म व अदब के जो यहाँ पे सेशन है उसको यहाँ पर आके उधर शिरकत करें और जो स्पेशली हमारी नौजवान नस्ल है, जो जेंसी हैं, जो कि सिर्फ मोबाइल और गैजेट्स में लगे रहते हैं, जिनको रीडिंग्स का या फिर बुक्स का इस तरह का कोई शौक़ नहीं होता, उनके लिए भी उन्होंने यही मैसेज दिया कि उनको भी चाहिए कि वो जितना हो सके अपनी तारीख़ को, अपनी हिस्ट्री का मुताला करें और कि बुक्स की जो है वो रीडिंग करें। जी ठीक है अक्सर शेख, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, 18वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस आर्ट्स काउंसिल में आबोताब से जारी है, जहां तीसरे रोज़ उर्दू नावल पर खुसूसी सेशन का इनेकाद किया गया। मारूफ अदीब, लिखारी और नक़ाद इकबाल खुर्शीद ने उर्दू नावल पर मुनाकिदा सेशन को खुशाइंद करार दिया। मज़ीद तफसीलात बताएंगे जवाद आसिफ। जी जवाद। आर्ट्स काउंसिल कराची में 18वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का आज तीसरा रोज़ है और आज उर्दू अदब के दीवानों के लिए तोहफ़ा ख़ास था, क्योंकि उर्दू गज़ल पर भी बात हुई है और उर्दू नावल पर भी बात हुई है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ अदीब, लिखारी, नक़ाद इकबाल खुर्शीद साहब। इकबाल खुर्शीद साहब, कितना ज़रूरी था उर्दू अदब पर बात करना, खासकर उर्दू नावल पर? उर्दू नावल सबसे अहम सिन्फ है, चूँकि ये ज़माना नावल का है। नावल की सिन्फ बाकी असनाफ पर गालिब आ गई है और बहुत क़ुव्वत के साथ दुनिया में जो बड़े एजाज़ात हैं, बुकर हो या नोबेल हो, वो नावल निगारों के हिस्से में आते हैं। तो यहाँ ज़रूरी था कि नावल निगारों पर बात की जाए, उर्दू नावल निगारों पर बात की जाए, उनकी खिदमात का अहाता किया जाए, उनकी खिदमात को सराहा जाए, उन्हें याद किया जाए। तो ये जो आर्ट्स काउंसिल का आज का सेशन था उर्दू नावल से मुताल्लिक, वो इसी चीज़ का अहाता करता था। नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि वो नॉवेल्स की तरफ कैसे राग़िब हो? हमारे पास पुराने लिखारी मौजूद हैं, नौजवान लिखारियों को किस तरफ मुतवज्जा होना चाहिए? किस देखें, बात यह है कि जो लिखने का शौक़ है उससे पहले पढ़ने का शौक़ होना चाहिए। जब आप मुतालिया करेंगे, जो उर्दू के लेजेंडरी नावल निगार हैं उन्हें पढ़ेंगे, समझेंगे, परखेंगे, तो आप में ख्वाहिश पैदा होगी कि उनके बारे में मज़ीद जानें और फिर एक जगह किसी लम्हे आपके दिल में ये आरज़ू पैदा होगी कि आप ख़ुद भी उनकी तरह लिखें। तो लिखना बहुत एक बड़ा फ़ैसला है, मुश्किल फ़ैसला है, मगर वो पढ़ने से, मुताले से होके गुजरेगा और जिसके अंदर चाह होगी, ख्वाहिश होगी, वो लिखेगा। और नए लिखने वाले हैं, लोग सामने आ रहे हैं। एक ज़माने में हम भी नए लिखने वाले थे, तो ये सफ़र तो जारी रहता है। देखा, आपने इनका यही कहना था कि जो नए लिखने वाले हैं उन्हें सबसे पहले पढ़ना ज़रूरी है। उनका यही कहना था कि जो उर्दू नावल की एक सिन्फ है वो बहुत अहम सिन्फ है उर्दू अदब में और इस पर बात ज़रूर होनी चाहिए। और यही वजह थी कि आज हमने देखा कि मुख्तलिफ जो है शुरका मौजूद थे यहाँ पर आर्ट्स काउंसिल में और उर्दू नावल पर उन्होंने अपना इजहार ख़याल किया। कुरंगी 1.5 नंबर की मरकजी सड़क की हालत बदस्तूर ख़राब है। मुख्तलिफ मकामात से सड़क टूट फूट का शिकार और जगह जगह गहरे गड्ढे पड़े हुए हैं, जिसके बाद ट्रैफिक की रवानी मुतासर रहने लगी है। आगाह करेंगी दुआ शकील पराचा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कराची के इलाके कोरंगी 1.5 नंबर 32A की सड़क पर मौजूद हूँ, जहाँ पे मेरे कैमरा में अमजद दिखा सके तो कितनी बुरी सूरत हाल है यहाँ पे सड़कों की। यहाँ पे खड्डे पड़े हुए हैं, ऊपर नीचे सड़क हुई हुई है। आप ये देख सकते हैं कि मेन सड़क है और ऐसा लग रहा है कि हम किसी गाँव में हैं। ऐसे लग ही नहीं रहा कि जो है पाकिस्तान के इतने बड़े शहर कराची में हम मौजूद है, क्योंकि सड़कों की इस कदर ख़राब हालत है कि यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि गाड़ियाँ सवार, मोटरसाइकिल सवार जो शहरी हैं उनको कितनी ज़्यादा मुश्किलात हो रही हैं।
सफ़र करने के अंदर और गुजरने के अंदर। इसी हवाले से यहाँ पे हमारे साथ जो है कुछ दुकानदार भी मौजूद हैं जो इस सड़क के इधर कारोबार भी करते हैं, इनसे जानते हैं। मुझे बताइएगा कितने अरसे से सड़क की ये हालत है और क्या कोई शिकायत नहीं दर्ज करवाई गई, कोई मसला हल नहीं हुआ? ये तकरीबन 2 साल से ये मसला चल रहा है। पहले तो यहाँ गटर का पानी बहुत भरा हुआ था, लोगों ने अपनी ज़िम्मेदारी खुद यहाँ की लैंड डलवाई थी। अब ये 2 साल से ये टूट फूट का शिकार है। यहाँ से बड़े बड़े लोग गुजरते हैं, सब गुजरते हैं, सब किसी को दिख भी नहीं रहा। अब देखो कितने कितने खड्डे पड़ गए। शाम को और सुबह के टाइम यहाँ ट्रैफिक बहुत होता है क्योंकि इंडस्ट्री एरिया लगता है ना, लोग बहुत परेशान हैं यहाँ ट्रैफिक के दबाव। आप मुझे बताएं कि क्या सूरत हाल है, क्यों ठीक नहीं करवाई जा रही है सड़क को, क्या मसला है? मसला ये है कि यहाँ के जो ज़िम्मेदार जो बने हुए हैं वो इस तरफ तवज्जो नहीं देते, और दूसरी ये कि वेलफेयर बोर्ड की तरफ आता है ये आबादी, तो वोट लेने के टाइम पे तो वो सारे आ जाते हैं, उस टाइम वो भूल जाते हैं कि वेलफेयर के हाथ में या किसी और इदारे के हाथ में, तो इसलिए इस इलाके को तवज्जो नहीं दी जाती। पानी नहीं है, पानी का बहुत बड़ा अलमिया है यहाँ पे। लोग पानी देखें, आपने देखा होगा कि सामने लोग पानी ख़रीद के यहाँ से 1200 रुपये की टैंकर और 5,500 रुपये का टैंकर लेके ख़रीद के अपने घरों में पानी भरते। और सबसे ज़्यादा जो इस टाइम जो है ना, सबसे ज़्यादा जो ट्रैफिक का जो मामलात है यहाँ पे, बड़ी हैवी ट्रैफिक आती है। शिकायत नहीं दर्ज हुई यहाँ पे जो पीपल्स पार्टी के जो नुमाइंदे हैं नईम शेख, वो इस तरफ तवज्जो देते ही नहीं हैं। इन लोगों ने सिर्फ अपने इलाकों को देखना है और बाकी इलाकों को देखना नहीं है। वोट के टाइम में तो सारे एक हो जाते हैं, और जब वोट ले चुके होते हैं, जब नुमाइंदे चुने जाते हैं अपने, या काउंसलर बन जाते हैं या ज़िम्मेदार बन जाते हैं, उसके बाद ये भूल जाते हैं इलाके के अंदर आना। सही है ना जी? बिल्कुल। इस वक्त हमारे साथ जो थे शहरी मौजूद थे, काफ़ी ज़्यादा गुस्से का भी उन्होंने इजहार किया। उनका यही कहना था कि काफ़ी अरसे से ये सड़क की ये हालत है और साथ ही साथ सेवरेज का पानी भी यहाँ पे जमा है। मेन सड़क है और ये यही कहते हैं कि यहाँ पे सड़क पे जो है ट्रैफिक का दबाव काफ़ी ज़्यादा होता है, जो इस सड़क ख़राब होने की वजह से बिल्कुल जी जो है सड़क ख़राब होने की वजह से ट्रैफिक का दबाव भी बढ़ जाता है, और जो ज़ाहिर है मरीज़ लोग होते हैं या बुजुर्ग लोग होते हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। तो उनका यही कहना था कि इंतज़ामिया तो है, वोट भी लेते हैं, लेकिन जब काम करवाने की बारी होती है तो वो काम करवाना भूल जाते हैं शायद। उधर ज़ैनब मार्केट की सड़कों पर सीवरेज सिस्टम नकारा हो गया। शाहराएं गंदे पानी के बायस टूट फूट का शिकार। अहम तिजारती मरकज की सड़कें बोसीदा होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़, क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल, देखिए जी, इस वक्त मैं कराची के उस अहम तिजारती मरकज़ पे मौजूद हूँ जहाँ पर जो है करोड़ों का टैक्स भी दिया जाता है, लेकिन सड़क की सूरत हाल ये है कि ड्रेनेज और सीवरेज का पानी बदस्तूर सड़कों पर जमा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़ैनब मार्केट की अहम तिजारती सड़क पर, जहाँ पर एक अतराफ जो है बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं, बड़े बड़े होटल्स हैं, दुकानें हैं, रिहायशी प्लाजा हैं। तो वहीं पर इसी आम सड़क पर जो है ये पानी जमा है। सड़क पर पानी जमा होने से शहरियों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। बदबू और तौफन ज़दा ये पानी यहाँ से गुजरने वाले जितने भी रिहायशी हों, यहाँ शहरी हों, उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये पानी जो है मुसलसल हर दूसरे दिन यहाँ पर सड़क पर जमा होता है, जिसकी वजह से शहरी जो है शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अहम तिजारती मरकज़ होने के बावजूद, अहम तिजारती सड़क होने के बावजूद यहाँ से पानी नहीं निकाला जा सकता। इस तरफ गटर है, वहाँ से पानी बहकर बिल्कुल सड़क पे आ रहा है, और सड़क पर ये फुटेज में आप देख सकते हैं कि जो ट्रैफिक में भी दबाव आता है, क्योंकि गाड़ियाँ जो है यहाँ से स्लो मूव आगे होती है, जिसकी वजह से शाम के औकात में यहाँ पर बिल्कुल ट्रैफिक जैम हो जाता है और शहरियों को मजीद जो है तकलीफ में उनका इजाफा होता है। तो शहरियों से जब हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि कोई उनका पुरसान हाल नहीं है, सुनने वाला नहीं है। 2 दिन पानी निकाला जाता है, फिर यहाँ से गटर के जरिए पानी यहाँ पर बहना शुरू होता है और सड़कों पर जमा हो जाता है। जी, दूसरी जानिब अल्लाहवाला टाउन सेक्टर 31 में सड़कों पर गहरे गड्ढे पड़ गए हैं, जिसके बायस ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर रहने लगी है। शहरियों का कहना है कि सड़क तवील अरसे से तबाहाल है, जबकि टाउन इंतजामिया के काम कराने के दावे महज दावे ही साबित हो रहे हैं। आगाह करेंगी रिमशा इस्माइल।
जी बिल्कुल, अगर हम शहर कायद के सड़कों की बात करें तो ये टूट फूट का शिकार है। टाउन्स में अगर हम जाएं तो वहाँ पर जो है वो गड्ढे पड़े हुए हैं सड़कों में। इसके साथ साथ जो है शहरियों को जो है बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है इन टूटी हुई सड़कों से। इस वक्त मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी कि दिखाइए कि ये किस कदर जो है वो गड्ढे पड़े हुए हैं और ये सड़क के दोनों अतराफ जो है दोनों आने और जाने वाली सड़क जो है वो तबाह हाल है। यहाँ के रिहायशी और यहाँ खास तौर पर सफ़र करने वाले जो लोग हैं यहाँ से गुजरते हैं उनको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सर मुझे बताइएगा, आप यहीं पर रहते हैं? मैं पीछे ही काम करता हूँ, यहाँ पे डेली आना होता है मुझे, मगर ये रोड तकरीबन आज 7-8 महीने से तो मैं ऐसे ही देख रहा हूँ। बारिशें जब से ख़त्म हुई हैं उसके बाद से तो यही कंडीशन है कि इसकी कभी मिट्टी डलती है कभी हटती है, मगर यहाँ पे जब पानी भरता है तो फिर यहाँ से गुजरना। जब बारिशें होती हैं तो फिर कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि पैदल जाने वाले लोगों को तो मुश्किलात नहीं। हम तो वो वाली बात है कि बाइक वाले आएंगे, अक्सर बाइकें बंद और ख़राब हो रही होती है, जिसकी वजह से गाड़ी का नुकसान तो अलग हो ही रहा होता है कि कंडीशन भी आपके सामने, इसी वजह से आदमी मजबूरन ऐसे ही रख रहा होता है। इंतजामिया से क्या कहना चाहते हैं? भैया अगर इसके ऊपर कोई वर्किंग कर सकते हैं तो वर्किंग कर दें ताकि हम लोगों के लिए आसानी हो, आवाम को सहूलत मिले। ये कि इंडस्ट्रियल एरिया है, लोग बहुत सफ़र कर जाना तो यहाँ पे क्योंकि मजदूर टपका ही काम कर रहा होता है, कोई ये नहीं है कि सैलरियाँ कुछ ज़्यादा हैं उनकी, कम सैलरी वाले हैं, मगर ये है कि उनको काम करना पड़ता है, उसको मेंटेन भी करना पड़ता है, तो उसकी वजह से ज़रा मुश्किलात उनको यार। आज बिल्कुल यहाँ पर हमारे साथ रिहायशी मौजूद थे, उनका यही कहना था कि कराची में अगर हम देख लें कि सड़कें तबाह हाल हैं तो लोगों को आने जाने में बड़ी ही मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सड़कों पर गड्ढे मौजूद है, बारिशों में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लिहाजा इंतजामिया को चाहिए कि वो फौरी एक्शन ले और सड़कों की जो है वो तरवाए। जी नासरिन, साल 2025 में भी कराची का कचरा शहरियों के लिए दर्दे सर बना रहा। मजमूई तौर पर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड सोशल मीडिया पर बेहतर और ऑन ग्राउंड बदतर दिखाई दिया। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। सिंध सॉलिड वेस्ट के कयाम को 9 साल मुकम्मल हुए, मगर इदारा कराची से मुकम्मल तौर पर कचरा उठाने में नाकाम रहा। मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदे कहते हैं अरबों रुपए अखराजात के बावजूद पूछ गछ का निज़ाम मौजूद नहीं। सॉलिड वेस्ट की खामियों का खमियाजा दीगर बल्दियाती इदारों को भुगतना पड़ रहा है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की जानिब से बल्दियाती इदारों से किए गए मुआहदे पर अमल दरामद न होने से घर घर कचरा उठाने का निज़ाम ताहाल कायम नहीं किया जा सका। इस टाइम जितनी भी गार्बेज आप नालों में जाके देखें और जो घरों से सेल्फ कलेक्शन की बिल्कुल जीरो है, अगर वो चीज़ अगर ये कलेक्शन करने लग जाएं तो ये रोडों पे कचरा नहीं होगा और ना ये नालों में लोग फेंके जाएंगे। तो मैं तो बार बार हर फोरम पे जाके निकला हुआ आवाज़ उठा रहा हूँ और बिल्कुल इस दफ़ा हमसे नासिर शाह साहब मिनिस्टर ने यकीन दहानी कराई है कि हम एक नया एक्ट, एक नया कानून लेके आए जिसमें यूसी चेयरमैन भी उसमें उसको हम पावर देंगे और उसको चेक एंड बैलेंस रखेंगे और टाउन चेयरमैन को। जो इनका प्रोजेक्ट था, जिस तरीके से जो सब्ज़बाग दिखाकर ये एक्ट 2014 में पास किया गया था, उसके मतलूबा नताइज 2014 से अभी तक नहीं निकले और अफसोस का मकाम यह है कि ये 11 साल में जब जो तरक्की नहीं हुई। मैनेजिंग डायरेक्टर सिंध सॉलिड वेस्ट तारिक अली निजामानी ने साल 2025 को इदारे को बेहतरी की जानिब गामजन करने के लिए उठाए गए इकदाम के साल से तशबीह दी। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हमने फिश हार्बर अथॉरिटी ने भी हमारे साथ MOU से साइन किया और अपनी प्राइमरी कलेक्शन हमारे हवाले की। 2 माह पहले पाकिस्तान रेलवेज ने भी हमारे साथ MOU साइन किया और जो है कैंट स्टेशन की प्राइमरी कलेक्शन की सर्विसेज हमारे हवाले की। और अल्हम्दुलिल्लाह जिसको आपने आपकी नॉलेज में आया होगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब जब लास्ट विजिट में आए तो उन्होंने अप्रिशिएट किया। रवा साल भी शहर में 6 जदीद गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन और 2 जदीद लैंडफुल साइट्स कायम हुई। कचरे से बिजली बनाने का झांसा भी दिया गया, ताहम मुआहदे की शिकें रोन दी गयी। ताहम सिंध सॉलिड वेस्ट सिर्फ अफसरान और मुलाजमीन को खपाने का इदारा बना हुआ है। इदारे में बड़ी बड़ी पोस्टें मौजूद हैं, लेकिन पोस्टों पर तैनात अफसरान और मुलाजमीन अहलियत के एतबार से शहर को साफ करने का कोई मौज़ा न दिखा सके। कैमरा टीम के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। यहाँ आपको बताएं, रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग के असरात सर्जिकल तशख़ीसी आलात की मार्केट पर भी देखे जा रहे हैं। तिबी आलात की कीमतों में इजाफा हो गया। मज़ीद जानते हैं हमारी नुमाइंदा राबेल सदीद से। जी राबेल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए 2025 जाते जाते शहरियों की जेब पर महंगाई के असरात छोड़े जा रहा है। बिल्कुल तिबी आलात की कीमतों में जो है वो इजाफा देखने में आ रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं सदर सर्जिकल मार्केट के सदर के पास। इनसे थोड़ी सी तफसीलात ले लेते हैं कि क्या वजूहात हैं तिबी आलात की कीमतों में जो इजाफा आया है, क्या वजूहात है, किस बेसिस पर जो है वो इजाफा देखने में आ रहा है।
बताइए। असल में मैं थोड़ी डिटेल आपको बता दूं, ये कुछ अर्सा पहले तक जो हमारे सर्जिकल के आइटम थे ना, टोटल ड्यूटी फ्री थे। फिर इसमें हुआ ये है कि इस पर ड्यूटी लग गई, सर्जिकल के तमाम आइटम पे ड्यूटी लग गई। अच्छा, कुछ आइटम ऐसे थे जो SRO के थ्रू एग्जाम्शन होता था, वो एग्जाम्शन भी ख़त्म कर दी गई। अच्छा, अब ये हुआ है कि ये दिसंबर की बात मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें जो रेट बढ़े हैं ये रशिया और यूक्रेन की जो जंग की वजह से असरात हुए हैं। ये जो हमारा कंटेनर तकरीबन $2,000 से स्टार्ट होता था फ्रेट, इसके अब तकरीबन $3,500-4,000 इसके फ्रेट आ गए हुए हैं। इस वजह से इसके रेट में हर आइटम पे तकरीबन थोड़ा सा जंप हो गया हुआ है। अच्छा, इसका इम्पोर्टर बेचारे इसमें लाइसेंस, इसका ट्रैप लाइसेंस पे आ गया हुआ है। अच्छा, छोटे इम्पोर्टर जो थे वो कंपटीशन की वजह से वो कुछ आइटम वो मंगवा लिया करते थे। अब जब से प्रेप का लाइसेंस आया है उसमें बड़े इम्पोर्टर तो अपनी जगह पे हैं, लेकिन छोटे इम्पोर्टर जो हैं वो थोड़ा साइड लाइन हो गए, क्योंकि उनको वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे। जो आइटम उनके थे वो नहीं मंगवा रहे कंपटीशन की वजह से, जो रेट कम होते थे अब वो मोनोपोली आइटम हो गए, बड़े इम्पोर्टर के पास वो आइटम चले गए। कि ग्लूकोमीटर जो हर घर की ज़रूरत होती है और फिर बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ें हैं, ग्लूकोमीटर हो गया, BP मशीन हो गई। ग्लूकोमीटर की बात की जाए तो ग्लूकोमीटर जो है 200 से 250 रुपये महंगा हुआ है। इसी तरह BP की जो मशीन है वो 250 से 300 रुपये तक महंगी हुई है, जबकि ऑक्सीजन प्रोवाइडर जो है वो 2,000 रुपये इजाफे के बाद 70,000 रुपये पहुँच गया है। जी नासरीन, कटे होंठ और कटे तालू पैदा होने वाले बच्चों की तादाद में इजाफा हो रहा है। रवां साल सिर्फ मुफ्त सहूलत फराहम करने वाले मुस्कुराहट सेंटर में 750 से ज़ायद नए बच्चे रिपोर्ट हुए हैं। मज़ीद जानते हैं इब्राहिम रिंद से। कराची समेत सूबे भर में हर साल कटे होंठ और कटे तालू के शिकार होकर बच्चों की पैदाइश में मुसलसल इजाफा हो रहा है और इस साल भी बड़ी तादाद में बच्चे रिपोर्ट हुए हैं। अगर रवां साल की बात करें तो रवां साल के दौरान भी सैकड़ों की तादाद में ऐसे बच्चे रिपोर्ट हुए हैं जिनके कटे होंठ थे और कटे तालू थे। तो इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के मुस्कुराहट सेंटर में, जहाँ पर मुफ्त इलाज व मुआवजे की सहूलियत फराहम की जाती है। और इस हवाले से मुस्कुराहट सेंटर के सरबराह प्रोफेसर अशरफ गनात्रा साहब, जो कि माहिर प्लास्टिक सर्जन भी हैं, उनसे बात करेंगे कि इस हवाले से क्या कहेंगे। साल 2025 में तकरीबन 750 केसेस हमारे पास आए कटे होंठ कटे तालू के। ये टोटली न्यू बोर्न है और टोटली न्यू पेशेंट है। लेकिन इससे पहले हमारे ये जो सिलसिला है ये पिछले 25 साल से जारी है कटे होंठ कटे तालू की सर्जरी का। और कराची में हम लोगों ने एक बुनियाद डाली है मुस्कुराहट सेंटर, जहाँ पे ये सारा काम टोटली फ्री होता है। और ये वाहिद इदारा है पूरे सिंध में जहाँ पे कटे होंठ कटे तालू का इलाज टोटली फ्री होता है और एक ही छत के नीचे मल्टी डिसिप्लिनरी केयर प्रोवाइड की जा रही है। जिसका मतलब है कि ना सिर्फ सर्जरी हो रही है, आवाज़ की वर्जिश भी हो रही है, दांतों का इलाज भी हो रहा है, नफ्सियाती इलाज भी हो रहा है और कान नाक गले का इलाज भी हो रहा है। इस साल हमने टोटल जो सर्जरीज़ की हैं वो 1400 के करीब सर्जरीज़ की हैं, जिसमें से 800 के करीब हमने कैंपों में की है और 600 के करीब हमने कराची में सर अंजाम दी हैं। मुस्कुराहट सेंटर बने हुए तो तकरीबन 1 साल हुआ है, लेकिन हमारा जो कटे होंठ कटे तालू की सर्जरी का सिलसिला है मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में कराची में पिछले 25 साल से जारी है। मुस्कुराहट सेंटर में हमने तकरीबन 800 सर्जरीज इस साल की हैं। मैं लोगों को ये कहना चाहूँगा कि कटे होंठ कटे तालू के इलाज को चांद गिरन सूरज गिरन ना समझे, ना ही माँ की मनुसियत समझे, ना ही ऐसे तोहमात पे कि काला जादू है। वो डॉक्टरों के पास जाएं, उनसे इलाज कराएं। मुस्कुराहट सेंटर भी हमारा एक इदारा है जहाँ पे टोटल फ्री सर्जरी हो रही है, लेकिन और बहुत सारे इदारे भी हैं और बहुत सारे प्लास्टिक सर्जन्स भी हैं। मुल्क भर से भी आने वाले मरीजों को यहाँ पर एक ही छत के नीचे तमाम इलाज की सहूलियत फराहम की जा रही हैं। तो अवाम को चाहिए कि इस मुफ्त सर्जरी के हवाले से यहाँ से भरपूर फ़ायदा उठाएँ। जी। साल 2025 में महंगाई चावलों की कीमतों पर भी असरअंदाज रही। ताजिरों के लिए चावल बेचना और गरीब आवाम के लिए खरीदना मुश्किल हो गया। साल भर चावल के सेक्टर पर पड़ने वाले असरात और कीमतों के सफ़र की कहानी वसीम इफ्तिखार की ज़ुबानी। साल 2025 के दौरान इब्तदाई महीनों में मुख्तलिफ इक़साम के बासमती चावल की कीमत 330 रुपये से लेकर 350 रुपये किलो की सतह तक देखी गई। टोटा चावल भी 140 रुपये किलो तक पहुँचा। ताहम सीरत चावल 300 रुपये और पोनिया चावल 230 रुपये किलो पर मुस्तहकम रहा। क़ुव्वत ख़रीद मुतासिर और रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया में चावल की महदूद खरीदारी के बायस कीमतें कम होना शुरू हुई। साल के आखिरी महीने में बासमती चावल 330 रुपये और टोटा चावल 130 रुपये किलो तक आ गया। चेयरमैन होलसेल ग्रोसरी एसोसिएशन अब्दुल रऊफ इब्राहिम का कहना है कि मुल्क में चावल की पैदावार 34 लाख टन होती है, जिसमें से 8 लाख टन चावल एक्सपोर्ट हो जाता है। 34 लाख 35 लाख टन का होता है,
جس میں 8 लाख टन एक्सपोर्ट होता है और 27 लाख टन तकरीबन हमारा लोकल इस्तेमाल होता है। 24 करोड़ का मुल्क है, इसमें क्या चीज़ है? ये बासमती तो हर कोई इस्तेमाल करता है। शहरियों का कहना था कि महंगाई के बायस ग़िज़ाई अजनास की होशरुबा कीमतों ने घर का बजट आउट करके रख दिया। इस वक्त तो कोई भी चीज़ सस्ती नहीं है, पूरे एक साल में तकरीबन हर चीज़ जो है वो ऊपर गई है। चावल 300 350 रुपया मिल रहा है, वही अच्छे वाला नहीं है इतना। ये जो दाल है या सब्जी है, कोई भी आइटम है, तकरीबन मेरे हिसाब से तो 100% जो है ना ऊपर जा चुके। माहिरीन के मुताबिक चावलों की नई फसल आने के बाद आसमान से बातें करती चावलों की कीमतों को इस्तेकाम मिला। कैमरामैन अजलान शीबा के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। यूरोप का मुल्क मोल्डोवा एक मशरकी यूरोपी मुल्क है जो जंगलात, चट्टानी पहाड़ियों और अंगूर के बागों समेत मतनू खेतों पर मुश्तमिल है। कराची में मोल्डोवा के एजाजी कौंसलेट की इफ्तिताह की पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई। सफारती, कारोबारी और फनून लतीफ़ा से वाबस्ता शख्सियात ने शिरकत की। सैयद जुबैर राशिद की रिपोर्ट देखिए। शहर कायद में नए कौंसलेट का इजाफा। यूरोप के खूबसूरत मुल्क मालडावा कराची के बासियों की तवज्जो मरकूज करने को तैयार। मालडावा के साबिक वजीर खारजा ने कहा कि कराची माशी हब है, यहाँ से दोनों ममालिक के दरमियान सयाहत, तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात को वसअत मिलेगी। Karachi occupies a special and strategic place in this vision. As a major regional and economic hub, Karachi is not only the commercial heart of Pakistan, but also a gateway to South Asia, Middle East and the global trade routes. एजाजी कौंसल जनरल सैयद काशिफ अली ने कहा कि स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मुस्तहकम करने के लिए कोशा हूँ। It's an ideal city to host this Boundary Council. There is much we can learn from one another and much we can do together. मेहमान खुसूसी डायरेक्टर जनरल वज़ारत खारजा इरफान सुमरो ने कहा कि मालडावा सियाती लिहाज से एक खूबसूरत मुल्क है। कराची में नए कौंसलेट का इफ्तिताह खुशाइंद है। That this establishment of the consulate in Karachi would bring the governments together, would bring the business communities together, and would also turn our diplomatic goodwill into opportunity. And this dialogue into tangible outcomes, economic outcomes, diplomatic outcomes, and trade outcomes. कारोबारी तबके और शोबिस शख्सियात ने काशिफ अली के लिए नेक तमन्नाओं और ख्वाहिशात का इजहार किया। और उम्मीद करता हूं कि काशिफ अपना रोल प्ले करेंगे टूवर्ड्स डिप्लोमेसी और पाकिस्तान और मोल्डोवा के ताल्लुकात में मजीद बेहतरी लाने की कोशिश करेंगे। सो माय बेस्ट विशेस। तकरीबात में जापानी कौंसल जनरल आतोरी मासुरो समेत फनून लतीफ़ा से वाबस्ता शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब के इख्तिताम पर मेहमानों को एजाजी शील्ड्स पेश की गई और केक काटा गया। कैमरामैन मोहम्मद रमीज के साथ सईद जुबैर राशिद, सिटी 21। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको अपडेट करेंगे। गन्ने की क्रशिंग के असरात आना शुरू हो गए हैं, जिसके बायस मकामी सतह पर बिलखुसूस होलसेल मार्केट में चीनी की कीमत में कमी होने लगी है। होलसेल में चीनी 1 रुपये सस्ती होकर 139 रुपये फी किलो हो गई है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार से। आज बिल्कुल महंगाई की चक्की में पिसने वाले जो शहरी हैं उनके लिए अच्छी खबर यह है कि चीनी कीमतों में कमी का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। और बिलखुसूस बात करें होलसेल मार्केट में भी चीनी की कीमतों में जो है वो कमी देखने में आ रही है। चीनी की कीमतों में अगर बात करें तो गुज़श्ता रोज़ जो होलसेल में चीनी फ़ी किलो जो तकरीबन 140 रुपये किलो की थी और 50 किलो की जो बोरी थी वो तकरीबन 7,000 रुपये की थी। अब आज के रोज़ जो है वो चीनी की कीमतों में होलसेल की सतह पर 1 रुपये की कमी वाक़ई हुई है और इस वक्त होलसेल में चीनी 139 रुपये किलो पर फ़रोख्त की जा रही है और 50 किलो की जो इसकी बोरी है वो तकरीबन 6,950 रुपये पे आ गई है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं ताजिर मोहम्मद शफकत, इनसे जानते हैं। शफकत साहब क्या कहेंगे कि अच्छी चीज़ है क्योंकि हमने देखा कि इस साल चीनी की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर गई और अब जो है वो चीनी कीमतों में कमी का सिलसिला बदसूर बरकरार है, तो क्या वजूहत आप देख रहे हैं? बिस्मिल्लाह। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि चीनी की कीमतों में बहुत नुमायाँ कमी वाक़ई हुई है और इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि क्रशिंग स्टार्ट हुई है। जब क्रशिंग स्टार्ट होती हैगी तो ऑटोमेटिकली प्राइसेस जो है ना वो डिक्रीज़ हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह में इस वक्त चीनी 139-140 रुपये में मार्केट में फ़रोख्त हो रही है कि रिटेल के अंदर 143-45 रुपये में मार्केट में फ़रोख्त हो रही है इस वक्त चीनी। तो ये इंशाअल्लाह अगर गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्वमेंट ना करे तो चीनी की मज़ीद प्राइस कम हो जाएंगी। अगर गवर्नमेंट ने इसमें इन्वॉल्वमेंट कर ली तो प्राइसेस बढ़ जाएंगी क्योंकि ये माफिया तो आसरा मांगती है। तो आपने बोला कि अगर हुकूमत ने अपनी यानी कि अमल दखल किया तो चीनी कीमतें बढ़ जाएंगी, तो वो कैसे बढ़ेंगी? हुकूमत तो चाहती कि चीनी कीमतें कम हो। अमल दखल ये मुराद ये थी कि बिजनेस जो है वो असल में माशियात के अंदर लिखा होगा ओपन होता है
اس کو اگر آپ قید کریں گے تو یہ پرائسز بڑھا دے گا، اگر اس کو آپ اوپن رکھیں گے تو پرائسز کم کر دے گا. اس میں ہوتا ہے رسد اور طلب، رسد زیادہ ہوگی طلب کم ہوگی تو پرائسز خود بخود گر جائیں گے. جی بالکل، تاجر شفقت سے ہماری بات ہوئی. محمد شفقت کا کہنا ہے کہ اگر حکومت عمل دخل کرتی ہے تو پھر چینی کی قیمتیں بڑھیں گی، لیکن کہنا ہے کہ کرشنگ کا جو ہے وہ آغاز ہو چکا ہے، جس کے اثرات ہم دیکھ رہے ہیں کہ مقابل چینی کی قیمتوں میں پڑ رہے ہیں اور چینی کی قیمتوں میں جو ہے بدستور کمی کا سلسلہ جو ہے وہ برقرار ہے. جی